There is no India, there was never an India, and there will never be an India. इंडिया को किसी ने भी चांस नहीं दी थी, इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी। इंडिपेंडेंस के करीब 20 साल बाद एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने लिखा था कि क्या इंडिया एकजुट रहेगा या फिर उसके टुकड़े हो जाएंगे। अगर आप इतने बड़े देश को देखोगे जहाँ करीब 50 करोड़ लोग हैं, 15 मेजर लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजन्स और रेसेस हैं, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये समझना कि ये लोग एक देश बना पाएंगे। पर इंडिया एंड इंडियंस ने इन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया। हमने ऐसा किया कैसे, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ईटी मनी जीनियस के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हमारे पार्टनर है इस वीडियो के लिए। इन्वेस्ट करने के समय लोग ज्यादातर 5 स्टार रेटेड फंड्स को ही चुनते हैं और उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि टॉप फंड्स हर साल बदलते हैं, और अगर पिछले 15 सालों में आपने हर साल के टॉप फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको ओवरऑल रिटर्न मिलती 14% की, जो सेंसेक्स की 13.5% रिटर्न से थोड़ा ही ज्यादा थी। और उसमें भी क्योंकि आपको फंड्स बार बार बदलने पड़ते तो काफी सारा पैसा आपको टैक्सेस में देना पड़ता। तो फिर आप सोचोगे कि अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये वही जगह है जहाँ ईटी मनी जीनियस आता है। ईटी मनी जीनियस एक मेंबरशिप है जो आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट पीरियड्स के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो देती है। इन पोर्टफोलियोज में डेट और गोल्ड के साथ साथ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और इंटरनेशनल एक्विटीज के इंडेक्स फंड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। और ये पोर्टफोलियोज मार्केट कंडीशन जैसे इंटरेस्ट रेट्स या फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से इस मिक्स को चेंज करते हैं ताकि आपको बेटर रिटर्न मिले सारी ही मार्केट्स में। और अगर आपने ईटी मनी जीनियस के हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता लास्ट 15 साल के किसी भी 7 सालों में, तो आपको एनुअल रिटर्न मिलती 16.1% की। सो डाउनलोड ईटी मनी ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड चेक आउट ईटी मनी जीनियस। ये मैप देखिए, ये है इंडिया का मैप इंडिपेंडेंस से पहले। आपको 2 डिफरेंट इंडिया दिखेंगे। एक है येलो में जो प्रोविंसेस हैं जिन पर अंग्रेज राज करते थे, और रेड में है प्रिंसली स्टेट्स जिनको इंडिया के किंग्स और क्वींस रूल करते थे। इंडिया का चैलेंज था कि 565 प्रिंसली स्टेट्स और 17 प्रोविंसेस से हमें एक देश बनाना है। और हमें इस चीज में सरप्राइजिंगली मदद करी थी एक व्यक्ति ने, लॉर्ड माउंटबैटन, जिन्होंने इनिशियली बातचीत करना स्टार्ट किया प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से, और उनमें से कई लोगों को कन्विंस कर दिया था कि अगर वो इंडिया के साथ मर्ज नहीं करेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त से पहले मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स ने अग्री कर लिया था, पर ऐसे ढेरों स्टेट्स थी जिन्होंने अग्री नहीं किया था। और इनको कन्विंस करने के लिए 2 लोगों ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। दोनों की स्ट्रैटेजीज बहुत ही अलग थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनिशियली कई पार्टीज थ्रो करी थी इन राजाओं के लिए, पर जब राजाएं नहीं माने तब उन्होंने एक दूसरी टेक्निक इस्तेमाल करी। जब मालाबार, उड़ीसा और काठियावाड़ के किंग्स ने अग्री नहीं किया था तो पटेल ने उनकी स्टेट्स में हो रहे प्रोटेस्ट को यूज किया और कन्विंस कर दिया उन राजाओं को कि एक्चुअली उनकी पॉपुलेशन इंडिया से ही जुटना चाहती है, तो आप उन लोगों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, और अगर आप उनके खिलाफ जाओगे तो आपका रूल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि वीपी मेनन ने ये नेगोशिएशंस डिप्लोमेटिकली करी थी। रामचंद्र गुहा ने अपनी बुक में बताया कि इंडिपेंडेंस के कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स वीपी मेनन के बारे में 2 डिफरेंट न्यूज पब्लिश करता था हर दूसरे दिन। एक न्यूज होती थी कि कैसे वीपी मेनन एक प्रिंसली स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, और अगले दिन न्यूज छपती थी कि उस प्रिंसली स्टेट ने ऐलान किया है कि वो इंडिया के साथ मर्ज करेंगे, जिससे हम देख सकते हैं कि वीपी मेनन ने अपना काम कितना स्मूथली करा था। तो पटेल और वीपी मेनन ने एक यूनिफाइड इंडिया बना लिया था, पर अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इंडिया की आजादी के लिए बहुत खून बहा। The freedom to burn, loot and murder. While Delhi and Karachi were celebrating, central Punjab was burning. Nobody in India will love me for what I did. ये वर्ड से साइरल रैडक्लिफ के, एक ब्रिटिश लॉयर जिनके पास कोई नॉलेज नहीं थी इंडिया की, और उनको बस 5 हफ्ते दिए गए थे इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्रीज बनाने के लिए। अब ये चीज वैसे ही मुश्किल थी, उसके अलावा उनको गलत मैप्स और आउट ऑफ डेट सेंसस रिपोर्ट्स भी दी गई, जिसकी वजह से इतिहास की सबसे बड़ी ह्यूमन माइग्रेशन हमें देखने को मिली। The houses are on fire, people are running, killing each other, even on the railway track
you see dead bodies. जहां करीब 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब इन लोगों को सेटल करना अकेली प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया की। इंडिया को कई आर्म्ड इंसर्जेंसी से भी गुजरना पड़ा, जैसे नागालैंड में। नागाज इंडियंस नहीं है और हमारी टेरिटरी इंडियन यूनियन का भाग भी नहीं है। हम इस चीज को हर दम तक डिफेंड करेंगे। ये लिखा गया एक फ्लैग पर जो नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से केवल 20 किलोमीटर दूर है, जो आपको दिखाता है कि इंडिया में किस किस तरह की इंसर्जेंसीज थी। इसके अलावा इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखना था जो 50 करोड़ लोग की डाइवर्सिटी के लिए फेयर हो। फिर इंडिया उस समय बहुत गरीब भी था। 10 में से करीब 8 लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे। इन प्रॉब्लम्स की वजह से किसी भी देश का एकजुट रहना ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है और इसके हमने कई उदाहरण देखे इतिहास में। जैसे रिसेंटली सूडान का डिवीजन हुआ एक नए देश साउथ सूडान को बनाने के लिए, क्योंकि साउथ सूडान में बहुत ज्यादा गरीबी थी और इन लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि इंडिया इस चीज से कैसे बच पाया। थैंकफुली हमारे लीडर्स को पता था कि अगर हमारी जैसी डिवर्स कंट्री को एकजुट रखना है तो उनको कई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, और वो होगा हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करके। क्योंकि अगर हम डिफरेंट लोगों को इनफ रिसोर्सेज देंगे तो उस देश में ज्यादा स्टेबिलिटी भी होगी और कम फाइटिंग भी। पर इस वीडियो में मैं आपको 3 के बारे में बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश, टिमोर लेस्ट, साउथ सूडान। ये सारे देश एक इशू की वजह से बने थे। लोकल्स को लगा था कि उनके पास इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है अपनी सरकार में, और हमारे लीडर्स ये बखूबी जानते थे। इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 से ज़्यादा मेंबर्स थे, और कई मेंबर्स वो भी थे जो कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, जैसे B.R. अम्बेडकर, जो कई मुद्दों पर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू से डिसएग्री करते थे। I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me. और श्याम प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस के राइवल हिंदू महासभा के मेंबर थे। इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि हमारी वोटिंग राइट्स है, पर उस समय इस चीज की कोई गारंटी नहीं थी। 1937 के जनरल इलेक्शंस में बस 14% लोगों ने वोट किया था, और ये राइट्स उनकी एजुकेशन, इनकम, प्रॉपर्टी और टैक्स पेइंग कैपेसिटी के बलबूते पर डिसाइड करी गई थी। कई लोग ये मानते थे कि इंडिया इतना गरीब देश है तो हम वोटिंग राइट सब लोगों को क्यों दे रहे हैं, पर जवाहरलाल नेहरू और दूसरे इंडियन लीडर्स ये वोटिंग राइट सबको देना ही चाहते थे। अब नेहरू जी ने इस बात के बारे में तो बहुत सोचा, पर उनको एक बड़ी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी। वो थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड, यानी कि इंडियन स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनाई जानी चाहिए। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करने से इंडिया भी डिवाइड हो सकता है। पर इंडिया के कई जगहों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस डिमांड के लिए, जैसे ये व्यक्ति पोट्टी श्री रामुलु, जिन्होंने एक हंगर स्ट्राइक करी थी दिसंबर 1952 में एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड करने के लिए, आंध्र प्रदेश। या फिर वो 107 लोग जो पुलिस फायरिंग्स में मारे गए थे महाराष्ट्र की क्रिएशन के लिए 1955 और 56 के बीच। अल्टीमेटली नेहरू और इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया कि इंडियन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया जाएगा। इसकी वजह से इंडिया में वो नहीं हुआ जो हमें पाकिस्तान और श्रीलंका में देखने को मिला। और फाइनली रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा था उन डिसएडवांटेज कम्युनिटीज के बारे में जिनके खिलाफ कई सालों से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, दलित्स और ट्राइबल्स। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कई कास्ट जैसे अहिर्स, गुज्जर और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज को क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया था। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो इन कास्ट से बिलोंग करता है उसको एक क्रिमिनल माना जाएगा और उनको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी एविडेंस के। जो इंडियन लीडर्स थे वो इस डिस्क्रिमिनेशन को जानते थे। इसी वजह से एजुकेशनल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने रेजर्वेशंस इंट्रोड्यूस करी दलित्स और ट्राइबल्स के लिए। पर इससे इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। जैसे माहर जो एक दलित कम्युनिटी है, वो 1971 तक आर्मी में रिक्रूट भी नहीं कर सकते थे, इसके बावजूद कि उनकी कम्युनिटी को एक फाइटिंग कम्युनिटी माना जाता है। इसी वजह से डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अब रिप्रेजेंटेशन देने के बाद आई दूसरी समस्या, गरीबी। In India, nearly everyone is hungry. जैसे हमने बताया था कि इंडिपेंडेंस के टाइम 80% इंडियंस पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, और ये गरीबी एक चीज से डायरेक्टली लिंक थी, लैंड, जमीन। इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया की 53% जमीन को बस 7% लैंड ओनर्स ही ओन करते थे। ये इसलिए था क्योंकि इंडिया में तब एक जमींदारी सिस्टम था जहाँ कई लेबरर्स के पास खुद की जमीन नहीं थी, बल्कि वो खेती का कुछ पोर्शन कमाते थे जमींदारों की जमीन पर खेती करके।
इसी वजह से इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। 1960 तक करीब 21 स्टेट्स ने लैंड रिफॉर्म्स करे थे और केरला और वेस्ट बंगाल जिन्होंने बहुत हद तक लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करी थी, उधर गरीब लोगों की एग्रीकल्चरल वेजेस सबसे ज्यादा थी 1950s के दौरान। पर लैंड रिफॉर्म से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अब जमीन तो आपको मिल गई, पर अगर आप जमीन पर ढंग से खेती कर नहीं सकते तो उसका फायदा क्या? इस सिचुएशन तो इतनी खराब थी 1960s के दौरान कि अनाज यूएस भेजता था हर दिन, वो भी 3 बड़ी बड़ी शिप्स में, और ये सारा अनाज एक दिन में ही खत्म हो जाता था। सोल्यूशन आया जब एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने एक हाइब्रिड सीड डेवलप करी, जिसकी वजह से हमने एक ग्रीन रेवोल्यूशन देखा इंडिया में। इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई इस हद तक कि कुछ ही सालों के अंदर इंडिया में इतना अनाज आ गया कि स्कूल, सिनेमा हॉल और ट्रेन भी हमारे अनाज को स्टोर करने लग गए। इसके अलावा किसानों की इनकम्स भी बढ़ी। जैसे 1980 में पंजाब और हरियाणा की पर कैपिटा इनकम इंडियन एवरेज से ज्यादा थी। अब ये जरूर है कि जो लॉन्ग रन इम्पैक्ट था ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो नेगेटिव था। इसी वजह से सभी किसान अपनी गरीबी से नहीं उठ पाए थे एग्रीकल्चर की वजह से। उनको डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, और ये आई मैन्युफैक्चरिंग से। जो जापान और कोरिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, इंडिया में एक लाइसेंस राज था। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, उस समय बस 4 कंपनी स्कूटर्स प्रोड्यूस करती थी इंडिया में, बजाज, लैम्ब्रेटा, वेस्पा और राजदूत। और इन चारों कंपनीज को सरकार से परमिशन लेनी होती थी हर चीज के लिए। यहाँ तक कि सरकार ये डिसाइड करती थी कि एक साल में कितने स्कूटर्स बनाने हैं। कई लोगों को तो 10-10 साल वेट करना पड़ा अपनी स्कूटर्स की डिलीवरी के लिए। पर ये चेंज हुआ 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से सरकार का कंट्रोल हमारी इकोनॉमी पर बहुत हद तक कम हो गया। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी और गरीबी भी कम हुई। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, पर आईटी इंडस्ट्री में भी इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज इंडियंस इसीलिए उठा पाए क्योंकि हमारी वर्क फोर्स को एजुकेटेड बना दिया गया था। इंडिपेंडेंस के दौरान 7 से ज्यादा की उम्र के बस 12% इंडियंस ही पढ़ और लिख सकते थे, और आज ये नंबर करीब 80% है। तो ये जंप कैसे आई लिटरेसी रेट्स में इंडिया में? अब एक कारण तो आप बोल सकते हैं कि जैसे गरीबी कम हुई वैसे ही लिटरेसी भी बढ़ी। पर इंडियन सरकारों ने कई स्पेसिफिक स्कीम्स भी लॉन्च करी थी जिसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इनमें वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थी मिड डे मील स्कीम। केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी 1950s और 60s में। पर इंडिया की सारी स्टेट्स में ये स्कीम, जो बहुत पॉपुलर थी सदर्न इंडिया के कई स्टेट्स में, ये लागू करी गई बस 2006 में। पर इस डिले के बावजूद इस स्कीम का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। इस स्कीम की वजह से कई इंडियन बच्चे मैथ्स और रीडिंग में बेटर बन गए, और इन तीनों चीजों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया बनाने के लिए। तो क्या इंडिया ने उन लोगों को रॉन्ग प्रूफ कर दिया जो ये बोल रहे थे कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? अगर ये लोग अभी जिंदा होते तो वो शॉक हो जाते ये जानकर कि इंडिया अभी भी एग्जिस्ट करता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने आसमान छू लिया। ये मैप है 1954 का, जो दिखाता है कि कैसे उस जमाने के लोग कर्नाटका में कैसे अपनी कास्ट के हिसाब से रहते थे। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम ये डिवीजन देख सकते हैं कई इंडियन गांवों और शहरों में। A 22-year-old man was allegedly stabbed to death in front of his father for marrying outside his caste in Hyderabad. एक एवरेज इंडियन अभी बस 8,000 पर महीना ही कमाता है। कई मर्द और महिलाएं अभी भी ये मानते हैं कि उनके लिए एक बेटा होना ज्यादा जरूरी है एक बेटी से। मोस्ट इंडियंस अभी भी इंटर रिलीजियस मैरिजेस को रोकना चाहते हैं, और कम्युनिटीज के बीच वायलेंस, स्पेशली रिलीजन को लेकर, अभी भी थमा नहीं है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने 1983 में लिखा था कि नेशन का कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी देश की बात करें, जैसे इंडिया में मोस्ट लोग दूसरे इंडियन से कभी मिलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और उनके बारे में सुनेंगे भी नहीं। इसके बावजूद इस देश का कॉन्सेप्ट उनकी जिंदगी में बना रहेगा। और इंडिया ने दिखाया है कि कोई भी देश बस एक रेस, रिलीजन या फिर लैंग्वेज के बारे में नहीं होता, बल्कि शेयर्ड मेमोरी, स्टोरीज और हीरोज के बारे में होता है। और इंडिया की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यही है कि हमने एक देश क्रिएट नहीं किया, बल्कि एक देश बिल्ड किया है। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। अगर आप इधर तक आ गए हैं वीडियो के और आपको ये अच्छा लगा वीडियो, नेशन बिल्डिंग में आपने मदद करी, तो हमारे चैनल की बिल्डिंग में भी मदद कर दो। सो प्लीज सब्सक्राइब, कुछ पैसा नहीं जाएगा आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छे लगेंगे, जहाँ हम बात करते हैं ऐसी स्टेट्स की जिनके बारे में आप में से कई लोग नहीं जानते, सिक्किम और नागालैंड, तो उनको जरूर देखें।